हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम आए हैं आपकी नई सीरीज़ को लेके, दैट इज़ योर बिजनेस मैनेजमेंट। और बिजनेस मैनेजमेंट की इस सीरीज़ में दैट इज़ योर BBA BCom 2025 टू 2026 की इस सीरीज़ में हम करने के वाले हैं, जो भी हमारा सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से क्रिस्प, शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो पूरा कर देना, वो है 200+। और ये मुझे पता है वो बच्चे ज़रूर करेंगे जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करवाना चाहते हैं। सो मुझे पता है वो सब आप हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पार्ट 1 के साथ। 4 पार्ट में मैं पूरा कोर्स ख़त्म कर दूंगी और आप लोग को एक मैराथन मिल जाएगी एट द एंड, जिससे आप एक बार में ही सब कुछ रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ तो आप भी अपने एफर्ट्स करेंगे। तो क्या होता है मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट? मतलब बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब कहते हैं बेटा अपने काम को प्रॉपर मैनेज करके रखो, अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखो। मतलब चीज़ों को प्रॉपरली प्लान करो, उसके हिसाब से जो चीज़ें चाहिए उसको अरेंज करो और सही से उसमें तालमेल बिठा के जो भी तुम्हारा टारगेट है उसको अचीव कर लो। यही होता है मैनेजमेंट। मतलब मुझे कल को ट्रिप पे जाना है तो मुझे पूरी ट्रिप मैनेज करनी होगी, लाइक मुझे प्लान करना होगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना पैसा लगेगा, वो सब अरेंज करना होगा। प्रॉपरली देखना होगा ट्रिप के दौरान कि चीज़ें जो मैंने सोची तो वैसे हिसाब से चल रही नहीं चल रही, कोई डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, मतलब कोई लग रहा है चीज़ें इधर उधर जा रही, तो उसको वहाँ पे भी मैनेज करना, मतलब चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से ले आना, ताकि जो मेरा एक टारगेट है कि मेरी अच्छी से सक्सेसफुल ट्रिप होए वो हो जाए, ठीक। तो वही है मैनेजमेंट। मतलब बिजनेस में ऑर्गेनाइज करना लोगों को, रिसोर्सेज को राइट वे में, ताकि गोल को अचीव हो। जैसे ये है इनका कैफ़े खुलने जा रहा है, ये कह रहे हैं हमें चीज़ों को मैनेज करना, हमें बिजनेस को मैनेज करना। तो सामने वाला बता रहे देखो मैनेज तुम कर पाओगे, पहले तो प्रॉपरली प्लान करो। करना क्या है, जो चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत लग रही है प्लान के दौरान की चाहिए उसको लेके आओ, फिर उन चीज़ों को सही से काम में लगाओ, सही तरीके से यूज़ करो, कहीं दिक्कत आ रही है उसको फिक्स करो और गोल को अचीव कर लो। यही क्या है, मैनेजमेंट है। यही होता है मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है बेटा, कि ये मेरे टाइम को प्रॉपरली मैंने प्लान कर लिया, मुझे यहाँ समय देना है, उसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैंने मैनेज करके रखी है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और देखना कि मैंने जो सोचा था उस हिसाब से मेरा टाइम मैनेज हुआ नहीं हुआ तो उसको ठीक करके गोल को अचीव कर लेना, ठीक। तो यही है बिजनेस में भी आप यही करोगे मैनेजमेंट, कुछ भी नया नहीं है। जैसे 3 फ्रेंड हैं, इन्हें स्मॉल कैफ़े खोलना है। एक को पता है कॉफ़ी कैसे बनती है, दूसरे को पता है अकाउंट कैसे मैनेज होता है, तीसरे को पता है कस्टमर से कैसे बात करनी है। अगर एक साथ काम नहीं करेंगे, अलग अलग काम करेंगे बिना कोऑर्डिनेशन के, तो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये साथ में प्रॉपरली चीज़ों को प्लान करके, टास्क को आपस में डिवाइड करके, चीज़ों को, रिसोर्सेज को अरेंज करके करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, गोल को अचीव कर ले जाएंगे। यही क्या है बेटा, यही है आपका मैनेजमेंट, कि चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना सही तरीके से, ताकि आपका गोल अचीव हो जाए, ठीक है। प्रॉपरली प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, उसको देखना कि सही से चल रही हो, जहाँ गड़बड़ है उसको फिक्स करना ताकि गोल हमारा अचीव हो जाए। यही है आपका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिंपली मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अचीव डिजायर्ड गोल। लोगों से, अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोगों से सही से काम करवाना ही क्या है, मैनेजमेंट है। एक तरह की ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, लोगों से सही तरीके से काम कराना जिससे मेरा गोल अचीव हो जाए। वो काम सही तरीके से कब कराओगे, जब तुम पूरा प्लान बना के रखोगे कि किससे क्या क्या कराना है, उसको क्या क्या रिसोर्सेज देने हैं, अगर उसके काम में कोई दिक्कत आई उसको फिक्स करना, तभी गोल अचीव हो पाएगा, ठीक। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर। उनसे काम कराने के लिए तुम उनको ऑर्डर नहीं दोगे कि ऐसे से कर लो, मैंने तुमसे काम करा लिया, मैंने मैनेजमेंट कर लिया, नहीं। उनके लिए प्रॉपर प्लान बनाना, उनको बताना कि ये प्लान में है, जो रिसोर्सेज है वो ला के देना, उनको लीड करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे बातचीत करना काम के दौरान कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर दिक्कत आ रही है, परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, उसको फिक्स करना ताकि गोल हमारा अचीव हो पाए, ठीक। So management is the art of getting work done through people with the least cost and the best way। एक डेफिनेशन याद करके जा सकते हो कि मैनेजमेंट एक कला है लोगों से काम करवाने की। लोगों से काम कराने के लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं देना, प्रॉपर प्लान बनाना, चीज़ों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई भी अगर आ रहा है कि प्लान के मुताबिक चीज़ें नहीं जा रही हैं, जो है जिसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है, तो उसको ठीक करना ताकि गोल हमारा अचीव हो जाए। ओके ओके।
सो फीचर्स क्या है? गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्यों चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपना गोल अचीव करना है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीव गोल। अब गोल बिजनेस क्या अचीव करना चाहते हो? प्रॉफिट कमाना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ग्रोथ करना, एक्सपैंड करना, यही ग्रोथ है। यूनिवर्सल मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने लाइफ को मैनेज करते हो, बिजनेस में है, हॉस्पिटल में भी जाओ, चले जाओ, देखते हो चीज़ें प्रॉपर प्लान के हिसाब से, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया, आपस में सब कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी मैनेजमेंट है। स्कूल में भी मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं कहते हो कि स्कूल का मैनेजमेंट कभी कहते हो बड़ा ख़राब है, मतलब चीज़ें प्रॉपर्ली प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है, इनके रिसोर्सेज नहीं है, इनको जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, या आपस में सब लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो वो खराब का मतलब यही होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, हमेशा आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब करते रहते हो। इसमें भी समझोगे, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड को तो पता ही है कि प्लान करते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे से करना है, कम्युनिकेशन करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो वही सारी चीज़ें कि हमेशा चलती रहती है। मतलब एक बार आपने कोई टारगेट लिया, उसके लिए प्लानिंग करी, मैनेज किया रिसोर्सेज को, सबको कोऑर्डिनेट कराया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा फिर कोई गोल नहीं आएगा, फिर कुछ नया आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये हमेशा चलता रहेगा। ग्रुप एक्टिविटी है, मीन्स सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और सबको एक साथ चीज़ों को प्लान के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज डायनेमिक, ऑफ कोर्स चीज़ें चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो इस हिसाब से हमें अपने प्लान भी चेंज करने होंगे, रिसोर्सेज को अरेंज भी बेटर तरीके से करना होगा, तो इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस। इंटेंजिबल, आप मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हो, कहीं जाते हो कैफे, कहते हो इनका मैनेजमेंट प्रॉपर है, टाइम पे चीज़ें आ रही हैं, प्रॉपर वर्किंग चल रही है, सब आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यू फील, आप टच नहीं करते हो मैनेजमेंट तुम इधर, हम तो वो छू रहे हैं, नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब नॉलेज अलग अलग फील्ड से आप यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स की नॉलेज मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप देखते हो ना डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उस हिसाब से रिसोर्सेज को अरेंज करना, ठीक। साइकोलॉजी, ह्यूमन से भी तो डील कर रहे हो, वो भी तो रिसोर्स है आपका, उसको भी तो मैनेज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी लगाना कि उसको कैसे मोटिवेट करना, उससे कैसे बातचीत करना है, तो वो सब भी मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेज करने के लिए आप अलग अलग फील्ड की नॉलेज को यूज़ करते हो, ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर ले जाओ, ठीक है। तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट में, मतलब बेसिकली मैनेजमेंट में हम करते क्या क्या है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर आपको चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करना है ना, मतलब गोल को प्रॉपर्ली अचीव करना है, लोगों से प्रॉपर्ली काम करवाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। मतलब आपको ये देखना होगा कि आपको करना क्या है। प्लानिंग मीन्स एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बिकॉज डायरेक्शन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को कि करना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। प्लान कर लो कि आपको करना क्या है। जैसे हम प्लान नहीं करते हैं कि हम कहते हैं आप अपना टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि टाइम कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, कितना है, किसको देना है वो टाइम। वो वैसे ही मैनेजमेंट, जब बिज़नेस में मैनेजमेंट करते हो तो आप देखते हो कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें करनी है, कब करनी है, कैसे करेंगे, कौन किससे करवानी है, ताकि आप प्रॉपर एक माइंड मेकअप लेके चल जाओ कि क्या क्या होना है, ठीक। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स रिसोर्सेज को अरेंज करना। चीज़ें ऐसे ही थोड़ी ना होंगी, आपको लोगों को रिसोर्स देने होंगे जिसको यूज़ करके वो गोल अचीव करेंगे, ठीक है। प्रॉपर चीज़ें चाहिए होंगी, तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंज करना और ग्रुप करना रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में, सच एज जो मैन है, मनी है, मशीन है, मटेरियल है, मैथड्स हैं, उनको स्ट्रक्चर वे में अरेंज करना ताकि गोल अचीव हो जाए। मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें 1 लाख की सेल बढ़ानी है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू बढ़ाएंगे, मंथ में प्रमोशन करेंगे, मई में प्रमोशन करेंगे, सब डिसाइड कर लिया, व्हेन हाउ ये सब। अभी हमें रिसोर्स तो चाहिए ना प्रमोशन करने के लिए, हमें पैसा चाहिए, हमें लोग चाहिए जो एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उन रिसोर्सेज को अरेंज करना मेरा क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा मैनेजमेंट के अंदर। तो पहले प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइज करना कि कौन कौन रिसोर्सेज हैं, इवन उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना भी ऑर्गेनाइजिंग में आता है कि किसका क्या काम होगा, किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हम ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ दे देते हैं। टास्क डिफाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और अथॉरिटी स्ट्रक्चर कि किसको किसको रिपोर्ट करना, कौन किसका बॉस है, वो सब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टेज पे। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब मुझे लोग भी चाहिए होंगे, है ना, जैसे किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे सेल्समैन चाहिए, मुझे मैनेजर चाहिए मार्केटिंग के लिए, तो मैं स्टाफिंग भी करूँगी, मतलब हायर करूँगी राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए, उसकी भी प्लानिंग करना कि कितने लोग चाहिए, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको
परफॉर्मेंस को अप्रेस करना। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग नहीं करोगे तो भले ही आपका अच्छा प्लान है कि हमें सेल्स इंक्रीज़ करनी 1 लाख से, नहीं हो पाएगी क्योंकि लोग ही अच्छे नहीं है, वो 1 लाख का टारगेट ही नहीं अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग अगर ज़रूरत है तो, अगर लोग उतने इनफ हैं तो उनमें रिसोर्स बांट दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दो, अदरवाइज स्टाफिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब जो लोग हैं जिनको आपने स्टाफ किया, नलाए हो या जो पहले से हैं, उनको आप डायरेक्शन देना, क्योंकि मैंने उनके लिए प्लान तो बना दिया कि 1 लाख की सेल डालनी है, उनको रिसोर्सेज मैंने सब दे दिए कि ये आपको बजट है, ऐसे ऐसे करना है। अभी मुझे उन्हें डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन मतलब उनको मदद करनी होगी, उनको लीड करना होगा कि ऐसे से सबको आगे बढ़ना है, ये सुपरवाइज करना होगा कि आप भी गलत करें इसको ठीक करिए, उनसे कम्युनिकेट करना होगा, कहीं डिमोटिवेट हो उनको मोटिवेट करना होगा। ये सब आता है मेरा डायरेक्टिंग में, क्योंकि गोल अचीव करना है ना, गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट में यही सब करना है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग, इफ रिक्वायर्ड डायरेक्टिंग, लोगों को मोटिवेट करना, लीड करना ताकि वो अपना बेस्ट दें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। और लास्ट में हम करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब ये इंश्योर करना कि जो प्लान में हमने सेट किया था 1 लाख का टारगेट, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या डेविएशन की वजह है जो अलग जा रहा है, उसको फाइंड आउट करना, फिक्स करना, जिससे हम गोल को अचीव कर पाएँ। ठीक है। कंट्रोलिंग मीन्स ये इंश्योर करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच करती है प्लान परफॉर्मेंस के साथ। मतलब हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, 1 लाख का सेल टारगेट है, फिर कंपेयर करते हैं उसको एक्चुअल रिजल्ट से कि क्या सही जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर डेविएशन होता है, मान लो कि नहीं जा रहा है, हमने 1 लाख का टारगेट सेट किया था, 90,000 ही हो पा रही है, तो हम पता करेंगे कि 10,000 का डेविएशन क्यों आ रहा है, क्या एम्प्लॉय सफिशिएंट नहीं है, क्या रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, पैसा कम पड़ रहा है, क्या रीज़न है, फिर उसको हम फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सब चीज़ों को करने के बाद हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे और हमारा गोल जो है वो अचीव हो पाएगा। तो मैनेजमेंट बेटा यही है, दूसरों से काम कराना ठीक है, लेकिन दूसरों से काम कराओगे कैसे, पहले उनको बताओगे कि प्लान ये है, उनको रिसोर्सेज दोगे, उनको गाइडेंस दोगे और उनकी काम को कंट्रोल करोगे, देखोगे क्या अचीव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो क्या कमी है उसको ठीक करना, और जब ये कर ले जाओगे तो ही कहलाओ जाओगे अच्छे मैनेजर, क्योंकि तुमने प्रॉपरली चीज़ों को क्या कर लिया है, मैनेज कर लिया है। और ये प्रोसेस क्या है आपका, मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट साइकिल, हो सकता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछे, तो यही 5 स्टेप आपको लिख के आने हैं कि यही होता है आपका मैनेजमेंट में आप यही सब करते हो। नेक्स्ट इज हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट। उन्होंने कहा अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपको ये 14 प्रिंसिपल जो हैं वो फॉलो करने होंगे, तभी आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर पाओगे। वो 14 प्रिंसिपल उन्होंने कौन से दिए हैं, पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि जो वर्क है, जो आपका काम है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप पहले बात तो डिवाइड कर लो। अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है ना, कि गोल अच्छे से अचीव हो जाए, बढ़िया से हो जाए, सब कुछ चीज़ें एकदम तिगड़म बिगड़म ना हो, आराम से हो जाए, तो डिवीजन ऑफ वर्क कर लो। सबको बता दो कि तुम्हारा ये काम है, आपका वो काम है, और वो पर्सन बस वही काम को करे और बेस्ट तरीके से करे, और जब वो वही काम को करेगा तो उसमें मास्टर हो जाएगा और इफेक्टिवली उस काम को करेगा। तो इन्होंने बोला कि वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे टास्क में, और हर एक पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम दीजिए। जिससे लगता है आपको ये पर्सन इस चीज़ में अच्छा है, उसको वही काम दीजिए, क्योंकि फिर वो अपना बेस्ट उसी काम में दे पाएगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर मैनेजमेंट अच्छा करना है, जैसे गारमेंट की फैक्ट्री है, तो एक पर्सन है जो स्लीव स्टिच करता है, एक पर्सन जो है वो कॉलर स्टिच करता है। इससे क्या होगा, वो पर्सन कॉलर ही स्टिच कर रहा है, वो पर्सन स्लीव ही स्टिच कर रहा है, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और वो जल्दी उस काम को कर लेगा, है ना, उसको स्पेशल इंटरेस्ट भी है उसमें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने कहा कि मैनेजर तुम्हारे पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको प्रॉपर मैनेज करनी है। मतलब मैनेजर मस्ट हैव अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर, बट विथ अथॉरिटी कम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। कहता है कि मैनेजर आपके पास अथॉरिटी तो है, पावर तो है कि आप ऑर्डर देंगे लोगों को, लेकिन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। मतलब आपने ऑर्डर दिया तो आप उस ऑर्डर देने के बाद उसके होने के जिम्मेदार भी होगे। लाइक अ सेल्स मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो टारगेट देगा, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अचीव भी करवाएं लोगों से। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, मतलब अगर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है तो हेनरी फ्योल ने अपने 2 प्रिंसिपल में बोला कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा आपको, और मैनेजर को देखना होगा कि मैं अपनी अथॉरिटी के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वो फॉलो करें, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से काम आसान हो जाएगा और आपका प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। इन्होंने ये कहा कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही
बॉस से अपना ऑर्डर रिसीव करें। अगर एक एम्प्लॉय को 10 लोग ऑर्डर देंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मुझे फॉलो किसका करना है। इसीलिए बोला इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस क्या करेगा, ऑर्डर देगा। इससे क्या होगा, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक वर्कर को अगर बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि सेल्स का बॉस का मानूँ कि प्रोडक्शन बॉस का मानूँ। इसीलिए एक पर्सन को एक ही बॉस क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो इन्होंने कहा अगर ये होगा तो मैनेजमेंट स्मूथ हो पाएगा। दूसरा इन्होंने कहा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सब लोग, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक ही कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए, जो कि हो सकता है कि फर्म को आगे ले जाना है। अदरवाइज अगर सब अलग अलग उसमें करेंगे ना तो फिर सब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और अपने अपने बारे में सोचेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ विद सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी गाइडेड विद अ वन प्लान एंड वन हेड, मतलब वो एक्टिविटी जो एक है, एक जैसी है, उसके लिए एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए। लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए मार्केटिंग मैनेजर होना चाहिए और मार्केटिंग एक ही प्लान होना चाहिए, जो सारे लोग जो उस एक्टिविटी से इन्वॉल्व हैं वो फॉलो करेंगे। ये होता है डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक ही डायरेक्शन होना चाहिए उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो एक जैसी है। ठीक। दूसरा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में जो बॉस का फ़ायदा उसको सेक्रीफाइस कर देता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि आपका जो है वो सेक्रीफाइस कर सकते हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है तो आपको वो करना चाहिए। मतलब द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अबव पर्सनल इंटरेस्ट, आपके खुद के इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एम्प्लॉय को लगा कि टारगेट मिला कि 1000 अगर बॉक्स बनाएगा तो उसको बोनस मिलेगा, बट उसको लग रहा है कि 1000 बॉक्स बनाने में ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ तो बहुत बर्बाद हो रहा है, तो मैं फिर वो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो रहा है। भले ही मेरा इंटरेस्ट नहीं पूरा होगा चलेगा, बट मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इंटरेस्ट या नुकसान नहीं करूँगा। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए। एम्प्लॉय मे वॉन्ट टू लीव अर्ली बट स्टेइंग लेट कैन कंप्लीट द अर्जेंट क्लाइंट ऑर्डर, जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा। मान लो मुझे है कि मुझे जल्दी जाना है, बट मुझे पता है कि यार जो ऑर्डर है अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो उससे कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर दूँ, मैं जल्दी नहीं जाऊँगा, मैं कंपनी के लिए रुक जाऊँगा, जिससे उसका अर्जेंट ऑर्डर पूरा हो जाएगा। तो बोलता है अगर ये एक सोच होगी एम्प्लॉय के अंदर तो मैनेजमेंट आसानी से हो पाएगा, गोल अच्छे से अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन, कि एम्प्लॉय को आपको फेयर वेजेस देनी है। मैनेजर को बोलता है कि आपको फेयर वेजेस देनी है एम्प्लॉय को, ताकि वो मोटिवेट रहे और अच्छे से काम करे, गोल अचीव हो जाए। तो इन्होंने बोला मैनेजमेंट अच्छा चाहिए तो रेम्यूनरेशन अच्छा दो। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस्ड, नाइदर टू मच सेंट्रलाइज नॉट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपको पावर को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना, जैसे छोटे मोटे डिसीजन एम्प्लॉय ले लें, तो वहाँ पे पावर को डिसेंट्रलाइज कर दो, दूसरों को भी दे दो, एम्प्लॉयज़ को भी दे दो, अपने पास मत होल्ड करके रखो। और जहाँ पे लगता है कि इंपॉर्टेंट मैटर एंड पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहनी चाहिए, लोअर लेवल में जाएगी तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो वहाँ पे अपने पास रखो। मतलब सेंट्रलाइजेशन भी रखो और डिसेंट्रलाइजेशन भी रखो, दोनों में बैलेंस रखो। ठीक है, तभी मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। स्केलर चेन क्या कहता है कि देयर शुड बी क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर चेन होनी चाहिए अथॉरिटी की, मतलब ये जो है लो हायर लेवल वाले मिडिल लेवल से बात करेंगे, फिर लोअर लेवल, ऐसे ऐसे चलेगा, ये कहता है। दूसरा, कम्युनिकेशन कैन फ्लो दिस चेन बट इन इमरजेंसी गैंग प्लान इज अलाउड, जिससे कि एक ये तो हम फॉलो करेंगे कि टॉप वाला मिडिल से कहेगा, मिडिल वाला लोअर से कहेगा, लोअर को अगर बात करनी है टॉप वाले से तो मिडिल के थ्रू ही हो पाएगी, ये तो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर जैसे कोई इमरजेंसी कि लोअर वाले को हाई लेवल से बात करनी है तो फिर गैंग प्लान यूज़ होना चाहिए, मतलब फिर हम उसको अलाउ कर दें, ऐसा भी अप्रोच रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। जैसे जूनियर स्टाफ है नॉर्मली सुपरवाइजर को रिपोर्ट करता है, फिर सुपरवाइजर मैनेजर को करता है, फिर मैनेजर डायरेक्टर को करता है, लेकिन अर्जेंट केस है तो उसके बाद इतनी पावर होनी चाहिए कि वो मैनेजर से डायरेक्ट बात कर पाए, सुपरवाइजर से बात करने की नीड ना पड़े, उसको समय ना बर्बाद करना पड़े। तो हमें इन्होंने बोला कि स्केलर चेन भी होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उसको अलाउ कर दो अगर इमरजेंसी का केस है तो। ऑर्डर कि देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड थिंग्स। इन्होंने कहा कि हर चीज़ का अपना एक ऑर्डर होना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अगर हमें बास्केट चाहिए तो वो वहाँ पे मिलेगी, अगर हमें ग्लू चाहिए तो वो वहाँ पे मिलेगा, अगर हमें प्रशांत चाहिए तो वो वहाँ पे मिलेंगे। हर चीज़ का अपना एक ऑर्डर होना चाहिए, एक प्लेस होना चाहिए, जिससे लोगों को समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में, मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा, गोल आराम से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा इक्विटी, मतलब मैनेजर शुड ट्रीट ऑल एम्प्लॉयज़ फेयरली एंड काइंडनेस। अगर आप चाहते हो प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो एक और इन्होंने चीज़ कही कि इक्विटी लो, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को एक नज़र से देखो, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स नहीं हैं, या जेंडर के बेसिस पे फेवर के नहीं करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज़
को स्टेबिलिटी दो, मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट रखो, मोटिवेटेड रखो एम्प्लॉय को, फेयर वेजेस वगैरह दो, जिससे वो छोड़ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना चाहे कि आपके यहाँ टर्नओवर ही होता जा रहा है, कोई आए दिन कोई ना कोई छोड़ रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, फिर तुम प्लान तो बनाओगे उस हिसाब से चीज़ों को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिसके लिए बनाया था, जो रिसोर्सेज था वही फिक्स करने में लगे हुए हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर लाओ, ठीक है। उनको जल्दी जॉब से नहीं निकालना है, ना वो खुद छोड़ के जाएं, इतना उनके लॉयल्टी और बिल्ड करके रखो, ठीक। अ कंपनी गिविंग परमानेंट रोल आफ्टर प्रोबेशन टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, कि आप उनको प्रोबेशन पीरियड के बाद परमानेंट ही दे दो, जिससे वो ये ना हो उनके जॉब सिक्योरिटी रहेगी नहीं है तो फिर वो छोड़ दें, वो नहीं आना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको मैनेज करना होगा, तभी मैनेजमेंट अच्छा होगा। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करो कि वो अपना सजेशन दे, नए आइडियाज़ दे, उनको इनिशिएटिव लेने का मौका दो, डिसीजन मेकिंग में शामिल कराओ, ठीक है, तभी मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा। इन्होंने ये भी बोला कि अगर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो इनिशिएटिव दो। नेक्स्ट इज स्प्रेड द कॉप्स, मतलब टीम स्प्रेड रखो, टीम वर्क रखो, हार्मनी रखो, ठीक है, एक यूनिटी रखो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि सब लोग एक टीम की तरह काम करो, ऑनेस्टी की तरह काम करो, तभी आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, कॉमन गोल को अचीव कर पाओगे। ऐसा रहेगा सब टीम में काम करें, नहीं कोई अपने बारे में सोच रहा, कोई अपने बारे में सोच रहा, वो वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा, ठीक। तो टीम वर्क होनी चाहिए। स्प्रेड द कॉप्स, तो ये 14 प्रिंसिपल थे जो इन्होंने कहा कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो ये 14 प्रिंसिपल आपको फॉलो करने चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन ये 14 प्रिंसिपल फॉलो करती है तो उसका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक, वो अच्छे से मैनेज कर पाएगी अपनी चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका ट्रेलर के प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेलर ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेके। हेनरी फ्यूल तो एक फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने इसमें एक्सपीरियंस से गेन किए थे कुछ प्रिंसिपल कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, अगर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, तो चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएगी। इसी के साथ FW ट्रेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए। इन्होंने कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं कि तुक्का लगाया कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो वैसा करेंगे, नहीं, इन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स दी कि ये होता है तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। वो 14 प्रिंसिपल इन्होंने क्या दिए, पहला है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब वर्क शुड बी डन यूजिंग साइंटिफिक मैथड आफ्टर प्रॉपर स्टडी, नॉट बाय गेस वर्क और ट्रेडिशनल वे। इन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल वे और गेस कर वर्क से आपको काम नहीं करना है, साइंटिफिक मैथड फॉलो करना है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को अच्छा पेस के लेते हैं तो वो मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, ये साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ये हम गेस वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वर्कर यूजिंग रैंडम वे टू लोड आयरन, टेलर स्टडीड मोशन एंड डिज़ाइन द बेस्ट वे टू सेव टाइम एंड एनर्जी। ये नहीं कि हमें लग रहा है कि आयरन को अगर कैरी करना है या कोई सामान को कैरी करना है तो वर्कर एक काम करो तुम ऊपर ऐसे जाओ शायद जल्दी हो जाए, नहीं, आप तरीका देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगो, एक सटीक तरीका लाओ कि किस चीज़ से आपका कितना समय बच रहा है और कौन सा वे से एम्प्लॉय की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और प्रोडक्टिव रहेगा। तो मतलब आपको साइंटिफिक मेथड यूज़ करने चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ना कि हिट एंड ट्रायल या गेस वर्क के हिसाब से। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इन्होंने कहा कि कॉपरेशन होना चाहिए, वही चीज़ इन्होंने भी कही, कॉपरेशन होना चाहिए, लोगों में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपस में सब कॉपरेट करके काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि मैनेजर एंड वर्कर शुड नॉट अगेंस्ट ईच अदर बट टुगेदर, कि मैनेजर और ये वर्कर जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ काम करें, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करें, अपने अपने बारे में ना सोचें बल्कि एक साथ कॉपरेट करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के उसके लिए आपको वर्क करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि हर वर्कर को मैनेजर का फोकस होना चाहिए कि सेलेक्टिवली ट्रेन सेलेक्ट करें, साइंटिफिकली ट्रेन सेलेक्ट करें, मतलब कि जो पर्सन जिस जॉब के लिए सुटेबल, उसकी एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस, उसको उसी जॉब के लिए रखे, उसके उसी रिलेटेड ट्रेनिंग दे, डेवलप करे ताकि वो अपना जॉब में बेस्ट कर पाए, ठीक है। कंपनी ट्रेन करता है मशीन ऑपरेटर को सिस्टमैटिकली इंस्टेड ऑफ लीविंग देम, उनको उनके हाल पे छोड़ने की वजह उसको सिस्टमैटिकली ट्रेन करो ताकि वो अपना जॉब बेस्ट तरीके से कर पाए। तो आपको डेवलप करना है हर एम्प्लॉय को टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, हो गया। तो हेनरी फ्यूल के बाद जो ट्रेलर ने प्रिंसिपल दिए थे वो ज़्यादा नहीं है, कम है। पहला है साइंस बट नॉट द रूल ऑफ थंब, कि जो भी काम कर रहे हो उसका एक सिस्टमैटिक लॉजिक, एक साइंटिफिक लॉजिक होगा, वो देखो फिर करो, ये नहीं कि गेस वर्क कर लिया कि इस रास्ते से भेजेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पता करो कि होगा नहीं होगा, कौन सा रास्ता बेस्ट है वो सूट करो, ठीक है। तो साइंटिफिक होना चाहिए। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, सब लोग मिलके काम करो, ठीक है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करो, इन्होंने कहा, तभी अच्छा मैनेजमेंट होगा, लड़ना झगड़ना नहीं है, दूसरे पर भरोसा करना है। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, वही वाली बात है कि मैनेजर और वर्कर को
एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना कि एम्प्लॉय सोचे मुझे अपना फ़ायदा चाहिए तो मैनेजर के अगेंस्ट काम करूँगा, मैनेजर सोचेगा अरे एम्प्लॉयज़ तुमसे तो मैं अच्छे से काम निकलवाता हूँ। वो नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ करना है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट करना है। ठीक, अपना अपना फ़ायदा नहीं, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखना है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हैज़ हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हर पर्सन को उसकी जो ग्रेटेस्ट क्षमता उसके हिसाब से डेवलप करो, उसको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट फोकस करो, जिससे वो जो कर सकता है उसको अच्छी तरीके से कर ले जाए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए उनका। अगर ये सब करता है एक मैनेजर और एम्प्लॉय तो वो अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही है कि एम्प्लॉय मैनेजर के बारे में सोचे और मैनेजर एम्प्लॉय के बारे में सोचे। नेक्स्ट इज मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट दिया। वेबर ने बिलीव किया कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट रन ऑन अ पर्सनल विशेज और फेवरेटिज्म बट ऑन रूल्स। वेबर ने कहा कि जो भी मैनेजमेंट होना चाहिए ना वो स्ट्रिक्ट रूल्स के बेसिस में होना चाहिए, लॉ के हिसाब से, थोड़ा लॉ के हिसाब से उन्होंने कहा होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, गाइडलाइंस होने चाहिए, उसको फॉलो करके मैनेजमेंट करो, ना कि तुम्हारे चाचा का लड़का है तो उसको फेवर कर दिया उस हिसाब से तुम मैनेजमेंट कर रहे हो, या पर्सनल मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन, एफिशिएंट और फेयर तरीके से चलाओ तो ही आप मैनेज कर पाओगे। इनके के फीचर क्या है? पहला, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। हेनरी की तरह इन्होंने भी कहा कि काम को सही से बांट दो, जिसका जो काम है उसको वो बता दो, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क में बांट दो, हर पर्सन को उसका काम पता होना चाहिए ताकि वो वहीं फोकस करे जहाँ पे उसको काम दिया गया है, उसी में ही अपना ध्यान लगाएं। ठीक है, पहला ये। दूसरा इन्होंने कहा, वही हेनरी फील्ड से मैच होते हैं इनके, कि अथॉरिटी की हायरार्की होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसको किसको ऑर्डर देना है, कौन किससे बात करेगा, ये क्लियर होना चाहिए, ताकि ये नहीं कि तुम कंफ्यूज घूम रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में बेले, अरे मुझे तो पता नहीं किसको ऑर्डर देना, मुझे कौन दे रहा है। नहीं, ये नहीं, पता होना चाहिए भाई, डिसिप्लिन में रहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करिए, आपको पता होना चाहिए आपका बॉस कौन है और आपको किसको रिपोर्ट करनी है। ठीक, क्लियर चेन होनी चाहिए कमांड की, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एवरीवन नोज हु टू रिपोर्ट होम। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इन्होंने कहा कि वर्क जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू गाइड होने चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि इस हिसाब से आपको काम करना है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, पर्सनल चॉइस के हिसाब से नहीं कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं वो करूँगा, नहीं, आपको पता है रूल ये है, इस हिसाब से ही काम होना है। लाइक पासपोर्ट ऑफिस इशू करता है पासपोर्ट ओनली व्हेन डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट, नो मैटर एप्लीकेंट है या नहीं, उससे नहीं, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो। वैसे ही काम के जो रूल है, रेगुलेशन है कि ये काम इतने बजे होना है, इस प्रोसेस से होना है, वही होगा, आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा, तभी मैनेजमेंट अच्छा होगा। दूसरा, इम्पर्सनैलिटी, मतलब डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉजिक, नॉट इमोशन एंड पर्सनल रिलेशन। अगर मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है तो ये नहीं देखेगा मेरे चाचा का लड़का है तो मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, इसको मैं फेवर कर देता हूँ, नहीं, डिसीजन उस पर बेस्ड नहीं होगा। इन्होंने कहा जो डिसीजन है ना वो इम्पर्सनल होगा, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉजिक बैठ रहा है सही कि ये इसलिए इनको हमें प्रमोशन देना क्योंकि उन्होंने टेल से स्टार्ट कर पूरा किया है तो हम उस बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रूल्स एंड लॉजिक पे होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड प्रमोशन, कभी भी हायरिंग कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो तो देखोगे कि जिसको सेलेक्ट कर रहे हो क्या वो उस काबिल है, तो प्रमोशन कर रहे हो तो देखोगे वो काबिल है, तो ये नहीं कि फेवर कर दिया, रिलेशन में है तो कर दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा, तो मतलब इन्होंने कहना था कि लॉ के हिसाब से, कानून जैसे चलता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए, लोगों को नहीं, इमोशंस पे नहीं, वैसे ही आपको चीज़ों का मैनेजमेंट भी करना है। फिर मिन्सबर्ग आए, मिन्सबर्ग ने भी कुछ मैनेजर के रोल बताएं कि मैनेजर देखो तुमको ये करना है तो तुम अच्छे से मैनेजमेंट कर ले जाओगे। हेनरी फ्यूल का देख लिया, फोर्टेन प्रिंसिपल, टेलर का देख लिया और फिर ब्यूरोक्रेटिक देख लिया। अभी आता है हमारा मिन्सबर्ग के 10 मैनेजरल रोल। इन्होंने मैनेजर के जो रोल हैं उसको बताया कि मैनेजर के किस किस तरीके के रोल होते हैं। 10 रोल हैं बेसिकली, कैटेगरी में बांटा है। 3 कैटेगरी है। पहली है इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल मतलब आपस में आप दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करो, एज अ मैनेजर मैं कैसे एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे कुछ रोल्स होंगे। पहला रोल है मेरा फिगर हेड, कि मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। द मैनेजर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल मैटर फंक्शन। जैसे आप देखते हो कि प्रिंसिपल वो स्कूल इवेंट को इनैगोरेट करता है क्योंकि वो वहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को। तो मैनेजर तुमको एक फिगर हेड की तरह एक्ट करना, मतलब तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन की एज अ फिगर जो है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन उसके हेड की तरह एक्ट करना है कि कल को कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, तो तुम्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जाना है और एज अ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो एक आप मैनेजर का रोल ये होता है। दूसरा जो इनके अकॉर्डिंग था वो था लीडर, मतलब मैनेजर जो है वो मोटिवेट करता है, गाइड करता है, डेवलप करता है एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, मोटिवेट करना, ये भी इनका रोल है एज अ लीडर। नेक्स्ट इज योर लाइसेंस, दैट इज मैनेजर बिल्ड कनेक्शन विद पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड। जो भी मैनेजर है वो अंदर के लोगों के साथ भी और बाहर जो भी लोग हैं उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करता है, ये भी उसका एक रोल आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। जैसे कंपनी का मैनेजर है तो वो नेटवर्किंग बिल्ड करता है। इंटरपर्सनल रोल बेसिकली क्या होता है कि आपको दूसरे जो भी ये पार्टी है उसके साथ क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल बिल्ड करना है, कम्युनिकेट करना है। तो इंटरपर्सनल में जब से आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना है, डैट विल बी योर फिगर हेड, ठीक। नेक्स्ट इज लीडर की तरह एक्ट करना है, ऑफकोर्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डायरेक्टली डील करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, उनको डायरेक्शन देना है, तो वो क्या है, एज अ लीडर। और तीसरा रोल है एज अ लेसन, डेट इज़ मैनेजर कनेक्शन बिल्ड करता है लोगों के साथ जो अंदर है और जो बाहर है, ठीक। जो अंदर है ऑर्गेनाइजेशन के, जो बाहर है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना, उनके साथ नेटवर्किंग करना, लाइक कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना, क्लाइंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना, ये भी इंटरपर्सनल रोल के अंदर आएगा, जिसमें आप बाहर कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो एज अ लेसन भी वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट उन्होंने कहा इन्फॉर्मेशनल रोल होते हैं मैनेजर के, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है, तो ये भी आपके एज अ मैनेजर रोल होंगे। पहला मॉनिटर, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको आपके इन्वायरमेंट से, उसको एनालाइज करना, उसको कलेक्ट करना, तो ये भी आपका काम है एज अ मैनेजर। डिसेमिनेटर, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की है, कलेक्ट की है, एनालाइज की है, उसको अपने तक नहीं रखना, उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताना। स्पोक्समैन पर्सन, कि आप एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक स्पोक्समैन पर्सन की तरह भी एक्ट करोगे, ठीक है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उनको रिप्रेजेंट करना, लाइक CEO इंटरव्यू देता है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, तो कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में वो बाहर वालों को कम्युनिकेट कर रहा है, तो एज अ स्पोक्स पर्सन भी आपको काम करना है। तो इन्होंने जो भी रोल्स बताए ना, वो इंटरपर्सनल की आपको कब इंटरेक्ट करना है उस हिसाब से आपके 3 रोल हैं, ठीक। इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस हिसाब से आपके 3 रोल है। पहला तो कलेक्ट करना, ठीक है, एनालाइज करना, दूसरा एम्प्लॉयज़ को डिसमिनेट करना, फिर बाहर वालों को कर रहे हो तो एज अ स्पोक्स पर्सन भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ये भी रोल है आपके। नेक्स्ट इज डिसीजनल रोल, कि मैनेजर को डिसीजन भी लेना है। डिसीजन रोल में क्या है इसके 3, पहला है एंटरप्रेन्योर, मतलब कि आपको एक इनोवेटर और चेंज लाना है, इस पर्सन के हिसाब से काम करना, कि मैनेजर का काम है कि नया मेथड लाना, नए तरीके लाना, उस हिसाब से डिसीजन करना, कि कुछ नए डिसीजन लेना आपको, तो एज अ इनोवेटर वर्क करना है आपका, वो भी आपका रोल है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडल करना, कि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो एज अ मैनेजर आपको उसको भी हैंडल करना है, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे भी डिसीजन लेना है, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, वो भी आपका रोल है। रिसोर्स एलोकेटर, किसको क्या रिसोर्स देना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, वो भी जो डिसीजन लेने हैं वो भी आपको एज अ मैनेजर लेने हैं। एंड लास्ट दैट इज़ नेगोशिएटर, कि कल को आप किसी एग्रीमेंट में हो वहाँ पे भी डिस्कस करना, उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन में मनाना, वहाँ पे भी डिसीजन वाला काम भी आपको करना है। तो ये 4 डिसीजनल रोल भी आपके हैं। तो इन्होंने बोला है सिंपली कि मैनेजर 10 रोल करता है अपने, और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, कि इंटरपर्सनल, जब आप दूसरों से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो तो एज अ फिगर हेड, कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन में इनॉग्रेशन वगैरह और वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, एज अ लीडर एक्ट करना, कि जो भी एम्प्लॉयज़ उनको मोटिवेट करना, गाइड करना। लेसन, मतलब कि अंदर वाले लोगों के साथ बाहर वाली पार्टी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, तो वहाँ पर भी आप इंटरपर्सनल रोल प्ले करोगे। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को एनालाइज शेयर करना, तो मॉनिटर का काम करना, डिसेमिनेटर का काम करना, स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट करना, और जहाँ पे डिसीजन लेना, लाइक एंटरप्रेन्योर की क्या नया करना, वो डिसीजन। डिस्टर्बेंस हैंडल, की लोगों में लड़ाई हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो डिसीजन। रिसोर्स एलोकेटर, कहाँ पे कहाँ कितना रिसोर्स लगाना, उसका डिसीजन। और नेगोशिएशन, मतलब डिसीजन और एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करना, नेगोशिएट कराना, बार्गेनिंग करना, वो भी आपका काम होगा। लास्ट जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है, देखो मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं हम, प्रॉपरली प्लान ऑर्गेनाइज एंड ऑल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, ये कंसर्न है पॉलिसी बनाना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं टॉप लेवल वाले, कि ये स्ट्रैटेजी, ये पॉलिसी है, हम कैश पॉलिसी फॉलो करेंगे, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। वो क्या बनाता है, पॉलिसी बनाता है, स्ट्रैटेजी बनाता है ऑर्गेनाइजेशन की। मैनेजमेंट क्या है, वो ही पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, टॉप लेवल में बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। लेवल की बात करें तो ये स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना कौन करता है, टॉप लेवल करते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन कराना इन्हीं पॉलिसी को, इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को, वो मिडिल और लोअर लेवल वाले करते हैं। इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने पॉलिसी बनाई कि ये ऐसे होना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगा, लेकिन मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। स्कोप क्या है, डील्स, व्हाट टू डू, ये पूरा प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, और ये उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिसाइड करेंगे हाउ टू डू, हु विल डू इट, ये डिसाइड करेंगे कौन करेगा और किस तरीके से करेगा, ये इनका काम है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी बनाई है टॉप लेवल वालों ने, उसको इम्प्लीमेंट कराना। इम्प्लीमेंट कराओगे लोग से तो कौन करेगा और कैसे करेगा वो आप डिसाइड करो, ठीक।
नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क। इनका मेनिंग काम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन, की प्लान बना दिया कि ये होना है, रिसोर्सेज ला दिए, ये अभी कौन करेगा कैसे करेगा वो आप डिसाइड करोगे, वो करेगा मैनेजमेंट, कि एक डायरेक्शन देना है, कंट्रोलिंग करना है, ये सब। तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, एक एडमिनिस्ट्रेशन और एक आपका मैनेजमेंट। तो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का था, टॉप लेवल का था। उसको एग्जीक्यूट कराने का काम मैनेजमेंट का है। डिसीजन बेसिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं कि किससे काम करवाना है, कैसे करवाना है। ये अथॉरिटी ऑफकोर्स टॉप लेवल है, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पास, ये इनकी अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, थिंकिंग फंक्शन, सोचने का काम है एडमिनिस्ट्रेशन का कि कौन सी पॉलिसी बनानी है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सोचेंगे। और इनका काम क्या है, डूइंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, कि उन्हीं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना। एग्जाम्पल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब टॉप अथॉरिटी के लोग हैं, डिसाइड करते हैं कि कैसे लॉन्च करना है ना, जो डिसाइड करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हमें एक लॉन्च करनी है ब्रांच, उसको लॉन्च करवाना, स्टाफ अरेंज करना, पैसा अरेंज करना, उसको डिसाइड करना कि कौन करेगा, वो सब मैनेजमेंट करता है। तो बेसिकली ये जो है ना वो पॉलिसी बनाते, स्ट्रैटेजी बनाते, फ्रेमिंग का काम है इनका, और प्रॉपर एग्जीक्यूट कराना, रिसोर्स अरेंज करना, उसके लिए फंड अरेंज करना, वो सारा काम मैनेजमेंट का है। जैसे यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करती है सिलेबस और पॉलिसी, प्रिंसिपल और टीचर का काम क्या है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि करना क्या है, पॉलिसी क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी, और मैनेजमेंट का काम है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना लोगों को, उनको डायरेक्शन देना कि कैसे क्या होना है, कंट्रोल करना, वो सारा काम मैनेजमेंट का होगा। ये प्लान करना कि कौन कैसे करेगा, ये भी पॉलिसी इन्होंने बता दी, स्ट्रैटेजी बना दी कि ये अचीव करना है, ये टारगेट है और इस तरीके से हम करेंगे। बाकी जो मेन उसके बाद का काम है कि कैसे करेंगे, कौन करेगा, किस तरीके से होगा, पैसा कहाँ से आएगा, वो सारे काम मैनेजमेंट के हैं, जो हमने मैनेजमेंट पढ़ा। तो टॉप लेवल बेसिक जो फंक्शन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कि स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बना देना एक बड़ा लेवल पे कि ये होना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बाकी पूरा पेपर वर्क के बाद जो भी एग्जीक्यूशन है वो मैनेजमेंट का है, ठीक है। सो हम वाइंड अप करते हैं, ये था आपका यूनिट 1 और इसके बाद हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।